हेलो एवरीवन, आज है 21 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनएचपीसी के बारे में। 103 रुपये पर पहुंच चुका है, सेंचुरी लगा दी है इसने। और ये जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसका रेजिस्टेंस वाला लेवल है। और आज अगर आप देखोगे तो भाई साहब सरकारी कंपनियों में बाहर आई हुई है। एनएचपीसी का शेयर 5% की तेज़ी पर है। एसजीवीएन 9.5% अप नज़र आ रहा है। आईआरएफसी, आरवीएनएल, एनबीसीसी तेज़ी ही तेज़ी है। आज तो बेहतरीन रफ्तार आई है, लेकिन वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे एनएचपीसी के बारे में क्योंकि ये वो लेवल है जहां पर रेजिस्टेंस बैठा है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शेयर प्राइस 102-103 रुपये के आसपास नज़र आ रहा है। 5% की तेज़ी ज़रूर है। एक महीने का अगर आप ग्राफ देखो तो 16% की तेज़ी है। शानदार तेज़ी आई थी, गिरावट आई, फिर से तेज़ी देखने को मिली। इवन रिजल्ट्स के बाद भी यहाँ पर तेज़ी आज के दिन में देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी बात है। और जहाँ तक पिछले एक साल का ग्राफ देखो तो 136% का ग्रोथ है। और जैसे कि मैंने कहा कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप रेजिस्टेंस लेवल देखते हो तो 103-104 रुपये का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस वाला लेवल है। इससे पहले भी फरवरी में इसी लेवल पर जाने के बाद गिरावट आई थी। हालांकि इंट्राडे में तो 115 रुपये का लेवल दिखाया था इसने, लेकिन एंड ऑफ द डे 103 रुपये पर ये क्लोज हुआ। 103-104 के करीब ये क्लोज हुआ था। उसके बाद अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं ये 100 और 105 के करीब ये अटका था 2-3 दिन तक। फिर जैसे ही नंबर्स आए थे एक बड़ा करेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिला ज़रूर था। फिर से तेज़ी दिखाने की कोशिश करी थी और 101 रुपये 102 रुपये पर जाने के बाद फिर से गिरावट आई थी। यहाँ पर फिर से आज वही हो रहा है। अगर एंड ऑफ द डे ऐसा नहीं कि हमारा कि दिन में अगर 104 रुपये क्रॉस हो गया तो ये ब्रेकआउट होगा, जी नहीं। अगर दिन ख़त्म होने के बाद अगर ये वाकई में 103-104 रुपये का लेवल अगर होल्ड करता है, ठीक है, और कल भी तेज़ी दिखाता है, तब जाके एक ब्रेकआउट हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आज ऐसा हुआ कि भाई साहब 103 पे पहुँचने के, हालांकि पहुँच ही गया था 103 पर तो, लेकिन उसके बाद 101 पर क्लोज हुआ, तब ये ब्रेकआउट नहीं होगा। तब ये रेजिस्टेंस लेवल इसको रोक रहा है। तब कल के नंबर्स पे ऊपर, तब कल के दिन का वेट करना रहेगा कि भाई साहब ब्रेकआउट वाकई में कल होता भी है कि नहीं। एंड ऑफ द डे वाला जो नंबर्स होगा वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ पर नतीजे भी इनके आए हैं सामने और देखो रिजल्ट्स एवरेज थे, ठीक है, लेकिन फिर भी तेज़ी है यहाँ पर आज। अगर आप देखोगे इस कंपनी को लेकर तो हालांकि इन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस करा है। तकरीबन 5 पैसा पर शेयर का जो डिविडेंड है वो इन्होंने अनाउंस करा है। और अगर आप इनके नंबर्स भी देखते हो तो थोड़ा सा डिक्लाइन नज़र आया है, ठीक है, वो हम आगे भी बात करेंगे इसको लेकर। कंपनी की वेबसाइट पर अगर आप चलोगे तो देखो इनका बिजनेस पावर का देखो, आने वाले टाइम में डिमांड जो है पावर सेक्टर में वो बढ़ने ही वाली है, वो कम नहीं होने वाली है, वो लगातार बढ़ने वाली है। उसका फ़ायदा ऐसी कंपनियां उठाने वाली है और अपनी कैपेसिटी को ये लोग बढ़ा भी रहे हैं। हाइड्रो में इनकी कैपेसिटी अभी हाल फिलहाल में 7000 मेगावाट की है, जिसको बढ़ाकर 9000 मेगावाट तक लेकर जाएंगे। सोलार में अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, विंड में अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। और सोलार का जो प्लांट इन्होंने, मतलब जो पीएम मोदी ने इनका इनॉग्रेट करा था, तकरीबन 380 मेगावाट वाला जो प्रोजेक्ट था वो इसी सितंबर में कमीशन भी हो जाएगा। तो लगातार कंपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है और जितनी भी कैपेसिटी बढ़ाएगी डेफिनेटली फ़ायदे में रहेगी क्योंकि जो कंजम्पशन है बिजली का वो भाई साहब बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उसका सबसे बड़ा कंज्यूमर होगा, याद रखिएगा इसके बारे में। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो फ्रंट पे अगर हम जितना ज़्यादा डेवलप्ड होंगे वहाँ पर और ज़्यादा बिजली खर्च होगी हर साल। तो कहीं ना कहीं बिजली का जो कंजम्पशन है वो फ्यूचर में बढ़ने ही वाला है। हालांकि हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत सारी कंपनी काम कर रही है और ये उसी में है। सोलार में बहुत बड़े पैमाने पर ये एंट्री कर रहे हैं, हाइड्रो में भी। तो कहीं ना कहीं रिन्यूएबल को लेकर देखा जाए तो गवर्नमेंट भी पुश कर रही है, सब्सिडी वगैरह दे रही है, तो एक अच्छी बात है। और अगर आप इनके वॉल्यूम्स आज देखो तो भाई साहब तकरीबन 10-10.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं। तो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग है और आज सरकारी कंपनियाँ भाई साहब वाकई में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। चाहे वो रेलवे से हो, चाहे वो पावर से हो, चाहे वो बैंक से भी क्यों ना हो, चाहे वो मेटल की भी क्यों ना हो, शानदार तेज़ी आ रही है, फ़ायदा मिल रहा है। और जहाँ तक इसका ऑल टाइम हाई देखे तो 115 रुपये का था, ठीक है, इंट्राडे का ये 115 रुपये का हाई है, वरना बाद में क्लोज हुआ था एंड ऑफ द डे तकरीबन 103-104 रुपये पर ही क्लोज हुआ था।
लो इसका तकरीबन 14-15 के करीब का है, मार्केट के पैसा 1,03,000 करोड़ क्रॉस कर गया ये 1 लाख करोड़ का मार्केट। और मैं कई बार बोल रहा था कि डेफिनेटली 100 रुपये का लेवल तो ये क्रॉस करेगा, लेकिन 103-104 रुपये का लेवल मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है कि वो उसको होल्ड कर पाता है कि नहीं। अगर होल्ड कर पाता है, तेज़ी दिखाने में कामयाब होता है तो ब्रेकआउट का सिनारियो है, लेकिन अगर नहीं होल्ड कर पाता है तब वाकई में दोबारा से भी करेक्शन के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। कंपनी को लेकर अगर आप देखोगे तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। मैं एक चीज़ अभी भी कह दूँ कि मैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से कोई दिक्कत मुझे यहाँ पर लगती नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर आपके पास है, भले ही वो 103 रुपये का हो, 104 रुपये का हो, होल्ड कर सकते हो, ठीक है। बीच में थोड़ी बहुत करेक्शन एक्सपेक्टेड रहेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे पॉजिटिव लगता है इसका। और डिविडेंड भी अच्छा पे कर रहा है। अभी इन्होंने रिजल्ट्स के साथ इन्होंने 50 पैसे का डिविडेंड अनाउंस करा और ऑलरेडी इसी साल फरवरी में ये 1 रुपये 40 पैसे का पे कर चुके हैं। तो देखा जाए तो कुल मिलाकर इस साल 1 रुपये 90 पैसे का डिविडेंड ये दे रहे हैं। हो सकता है कि अगस्त में वापस से एक बार फिर से अनाउंस कर दे ये डिविडेंड, तो अच्छा डिविडेंड है। क्योंकि पिछले साल भी अगर आप देखो तो तकरीबन 2 रुपये का इसने पे करा था और पिछले साल इसका प्राइस तकरीबन 40 रुपये के करीब का था। तो 40 रुपये का शेयर अगर आपको 2 रुपये का डिविडेंड पे करता है तो वो एक अच्छा डिविडेंड होता है, ठीक है, बेहतरीन डिविडेंड होता है। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में देखें तो इसका जो पी रेशो वो 26 का है, सेक्टर पी 27 का है। तो मैं इसको ना ही सस्ते वाली कैटेगरी में रखूँगा ना ही महंगे वाली कैटेगरी में रखूँगा, और ये मैं एवरेज कहूँगा इसका। और अगर ये गिरावट दिखाता है तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि हर 10% के डिक्लाइन पर आपको खरीदारी के मौके यहाँ पर ढूंढने चाहिए। बाय ऑन डिप्स का आपका अप्रोच होना चाहिए। लॉन्ग टर्म का आउटलुक पॉजिटिव है। 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। इनके फिनेंशियल्स भी अगर आप देखोगे तो लास्ट क्वार्टर के जो नंबर थे वो अच्छे आए थे, उतने बुरे भी नहीं थे। तकरीबन इनका जो प्रॉफिट था वो भी अच्छा था। यहाँ पर दिसंबर में देखो 2,640 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू था, 490 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट था, ठीक है। तो अभी अगर आप मार्च का अगर आप नंबर देखते हो तो वो इम्प्रूवमेंट वाला नंबर है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ इसका मार्च का नंबर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रेवेन्यू वाइज अगर आप देखो 2024 में तो डिक्लाइन है इनके रेवेन्यू वाइज, पूरा एन्यूअल अगर हम बात करें तो। और प्रॉफिट वाइज अगर आप देख रहे हो तो प्रॉफिट वाइज भी थोड़ा सा डिक्लाइन यहाँ पर नजर आया। लेकिन क्वार्टरली अगर हम देखते हैं अभी जो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स आए हैं तो रेवेन्यू फ्रंट पे डेफिनेटली यहाँ पर डिक्लाइन है, लेकिन प्रॉफिट फ्रंट पे अगर आप देखते हो तो वहाँ पर थोड़ा सा 607 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आपको नज़र आता है, जो कि ठीक ठाक है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। और देखा जाए तो बीच में एक बहुत बड़ा प्रॉफिट भी इन्होंने दर्ज किया था, जो कि अच्छा प्रॉफिट था। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हो, जो प्रमोटर की होल्डिंग वो 67.40% की है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है यहाँ पर। हालांकि ओएफएस के जरिए जो गवर्नमेंट अपनी होल्डिंग यहाँ पर बेची ज़रूर थी, और 66 रुपीज़ का प्राइस था ओएफएस का, जो कि उससे ऊपर ही अभी ट्रेड कर रहा है। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो 6.02% पर है, 5.29 डोमेस्टिक के पास है, 6.80% एफआईएल्स के पास है। अच्छी क्वांटिटी कहूँगा, लेकिन हाँ उनकी तरफ से एक बिकवाली डेफिनेटली यहाँ पर आई है, चाहे म्यूचुअल फंड्स की बात करें चाहे हम एफआईएल्स की बात करें। यहाँ पर डोमेस्टिक ने यहाँ पर हल्की सी खरीदारी करी, 5.25 से 5.29 पर आए हैं। रिटेल और अदर की कुल मिलाकर होल्डिंग 14.49% के आसपास की है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 9.88% पर है, जो अदर पार्टीज़ है वो 4.61% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल एनएचपीसी कंपनी खराब नहीं है, अच्छी कंपनी है, लेकिन ये जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट है। जिनके पास है वो होल्ड कर सकता है, लेकिन फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात आती है मैं इतना कहूँगा कि एक बार ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। या तो ब्रेकआउट का वेट कर लो या फिर 10% का डिक्लाइन का वेट कर लो, सिंपल सी बात है। अगर ठीक है, अगर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एनएचपीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो एसजेवीएन के ऊपर आज आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना भूलिएगा नहीं। थैंक यू।